जय हिंद एवरीवन। तो देखिए हम इस क्लास में क्या करेंगे, केमिस्ट्री जो कि आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होता है। पहला चैप्टर है पदार्थ, उससे क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, विथ क्वेश्चन करते जाएंगे और उसका डिटेल सोल्यूशन करेंगे। पर बार क्वेश्चन अपना देखते जाइएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला चैप्टर पदार्थ से केमिस्ट्री से लिए हैं, जो कि आपका रेलवे एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन होगा, चाहे क्वेश्चन का लेवल आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक जो बहुत कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत निम्न ताप पर ठंडा करके प्राप्त की जाती है, वो क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से क्या आंसर होगा। गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, देखिए सी इसका आंसर क्या है, सी इसका आंसर सही है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोलता है परंपरागत रूप से हम पदार्थ के 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस अवगत है। मतलब कि पर मूल रूप से कितने अवस्थाएं होते हैं, पदार्थ के 3 होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने 2 अतिरिक्त यानी प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पर क्या किया है, चर्चा किया है। आपसे पूछेगा कि वर्तमान में ऐसो कितने पदार्थ की अवस्था है, 5 अवस्था, लेकिन मूल रूप से जब पूछेगा तो क्या बताइएगा, 3 अवस्था। कितना, 3 अवस्था। कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस, जिसमें कि 5वां अवस्था कौन सा होता है, 5वां होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, चौथा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा वह अवस्था है जिसमें कण अति उच्च ऊर्जा क्या करता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। क्या होता है, अति ऊर्जित अवस्था में आ जाता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तब बनता है जब हम कम घनत्व वाले को निरपेक्ष 0-273 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करते हैं, उसको तापमान ठंडा कर देते हैं। क्या करते हैं, उसका तापमान निम्न कर देते हैं। अगला है इस अवधारणा को पहले किसने बताया था, एस एन बोस ने बताया था, और बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया, और इस तरह इसे क्या कहा गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में जाने जाना लगा। इसीलिए 2001 में एरिक कॉर्ल ई बीन और वॉल्फगैंग को इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको, 2001 ईस्वी में एरिल कार्लाई वीमन और वॉल्फगैंग को तीनों क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन एक समांगी मिश्रण है, तो कौन सा समांगी मिश्रण है, वो है पानी में शर्करा। 4 इसका ऑप्शन क्या है, सही है, पानी में शर्करा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, किससे रिलेटेड, जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, पानी में शर्करा एक सजातीय मिश्रण है। क्या है, सजातीय मिश्रण है। एक विषमांगी मिश्रण के एक नमूने में उसके यौगिकों का अनुपात अलग अलग होता है। विषमांगी में जो होता है उसमें जो अवयव मिला रहता है उसको क्या होता है, अलग अलग अनुपात में होता है। लेकिन सजातीय मिश्रण यानी समांगी मिश्रण में उसमें जो नमूने में उसके यौगिकों का अनुपात क्या होता है, समान होता है। कहने का मतलब है कि समांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं वो समान अनुपात में मिले हुए रहते हैं। अगला है वह मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलता नहीं है बल्कि निलंबित हो जाता है, उसे निलंबन कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिस विलयन में विलय जो होता है विलयन में नहीं घुलता है उसे क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट दिया गया है, वह विलयन जिसमें पदार्थ किसी तरल पदार्थ में नियमित रूप से निलंबित होते हैं, निलंबित
रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोलाइड विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो पदार्थ विलयन में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, तरल पदार्थ में नियमित रूप से निलंबित हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे कोलाइड विलयन बोलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, सच्चा विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक क्या होता है, सजातीय मिश्रण होता है, जिसमें विलायक में घुले पदार्थ का कण का आकार कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर से 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। जो विलयन में पूर्णतः घुल जाते हैं, मतलब सजातीय मिश्रण में जो पदार्थ घुलता है, विलयन बनता है, उस पदार्थ के कण का आकार कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर से या 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वाष्पीकरण की दर निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। वाष्पीकरण की दर निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। वाष्पीकरण का जो है दर वो किस पर निर्भर नहीं करता है, वह तरल का तरंग पर निर्भर नहीं करता, नहीं तो वेग, आवृत्ति, सतह, वायु की आर्द्रता पर निर्भर करता है। चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसको देखते हैं। वाष्पीकरण की दर को निम्न कारक क्या करता है, निम्न के कारण बढ़ जाती है। तो कारण कौन कौन सा है, पहला कारण है सतह क्षेत्र की वृद्धि। जैसे क्षेत्रफल क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो क्या होता है, वाष्पीकरण बढ़ता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि कपड़ा को अगर एक जगह रखेंगे तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा, तो कपड़ा क्या किया जाता है, फैला दिया जाता है। मतलब वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है, अतः यदि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की दर क्या होता है, बढ़ता है। वाष्पीकरण क्या होता है, सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, समानुपाती होता है। उदाहरण के लिए दिया गया है, कपड़े को सुखाते समय उन्हें फैलाने से सुखाने की गति क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला कारण क्या है, अगला कारण है तापमान में वृद्धि करके। क्या करके, तापमान में वृद्धि करके। तापमान की वृद्धि के साथ अधिक संख्या में कणों को वाष्प अवस्था में जाने के लिए पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाता है। तापमान में वृद्धि करके क्या होता है, तापमान में वृद्धि करके क्या कर सकते हैं, जो वाष्प की दर होता है उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट है आर्द्रता में कमी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता दर्शाती है। मतलब वायुमंडल में जो जलवाष्प होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। और वायु किसी निश्चित तापमान पर एक निश्चित मात्रा में क्या होता है, जलवाष्प से अधिक वहन नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वायुमंडल में आर्द्रता अधिक रहेगा तो वायु का जो कण होता है वो जल्दी वाष्प में नहीं बदलता। इसीलिए बोला है कि आर्द्रता में जो होता है वाष्प क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है, अधिक जल्दी नहीं हो पाता है। अगला इसी पॉइंट मेंशन किया गया है, उच्च आर्द्रता पर वाष्पीकरण दर क्या हो जाता है, घट जाता है। इसके विपरीत है, क्या है, इसके विपरीत है। पवन के वेग माने वायु के वेग में वृद्धि करके भी क्या कर सकते हैं, वाष्प को बढ़ा सकते हैं। यह एक सामान्य अवलोकन है कि हवा के दिन कपड़े तेजी से सूख जाते हैं। जल वाष्प के कण पवन की गति मतलब हवा की गति में वृद्धि के साथ हवा के साथ दूर चले जाते हैं। मतलब जो भी जलवाष्प में जो कण होते हैं वो हवा के साथ क्या होता है, दूर चले जाते हैं, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। वाष्पीकरण की दर में क्या होता है, वृद्धि होता है। क्वेश्चन क्या है, धातु की विद्युत चालकता कब कम हो जाती है। धातु की विद्युत चालकता कब कम हो जाती है, कब कम होती है। धातु की विद्युत चालकता ताप में वृद्धि जब होता है। कब, ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है, धातु की विद्युत चालकता कम हो जाता है। की पॉइंट देखते हैं, की पॉइंट क्या है, चालक धातु वह गुण है जिसके आधार पर यह इस पर विद्युत का चालन करता है। चालकता क्या है, धातु का एक गुण है जिसके आधार पर यह क्या करता है,
विद्युत का चालन करता है, मतलब कि प्रवाहित होता है। इसी में पॉइंट दिया गया है, धातु मुक्त इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के कारण क्या होता है, विद्युत चालन करता है। धातु में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिस कारण क्या होता है, उससे क्या होता है, करंट फ्लो करता है, मतलब करंट क्या होता है, प्रवाहित होता है। अगला पॉइंट इसी में है, जब इन्हें गर्म किया जाता है, मतलब धातु क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्जित करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं। वो एक दूसरे के गति को रोक देते हैं, मतलब रोकते हैं, इसीलिए कुल चालकता क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या होता है, चालकता घट जाता है। तरल का वाष्प दाब क्या होता है, ताप से स्वतंत्र होता है, तापमान के साथ बढ़ता है, तापमान में कमी रहता है, कि तरल की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तरल का वाष्प दाब तापमान के साथ क्या होता है, बढ़ता है। वाष्प दाब जो होता है तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वाष्प दाब के बारे में समझते हैं। किसी तापमान पर तरल और वाष्प जिस दाब पर मौजूद हो सकते हैं, जिस ताप पर मौजूद हो सकते हैं उसे उस तरल का क्या बोलते हैं, वाष्प दाब कहा जाता है। जब एक तरल पदार्थ को कुछ खाली जगहों के साथ एक बर्तन में रखा जाता है तो यह क्या होता है, वाष्प करना शुरू कर देता है। क्या करता है, वाष्प करना शुरू कर देता है। वाष्पीकरण तब तक जारी रहता है जब तक कि वाष्पीकरण और संघनन के बीच संतुलन की स्थिति नहीं पहुंच जाती है। संतुलन पर, अगला पॉइंट है, संतुलन पर अवस्था संतृप्त हो जाती है और वाष्प के अणुओं द्वारा उत्सर्जित दाब की वाष्प दाब कहा जाता है। व्याख्या दिया गया है, वाष्प की सतह से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्प की सतह से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। एक साथ दो प्रक्रियाएं हो रही होती है। पहला, वाष्प के अणुओं का संघनन वाष्प के अणुओं का संघनन तरल के सतह पर वापस आ जाता है। दूसरा, तरल से वाष्पीकरण होता है। तरल से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। अगला पॉइंट है, तरल पदार्थ की सतह में आकर्षी बलों को दूर करने के लिए सक्रियण और गतिज ऊर्जा की क्या होता है, आवश्यकता होती है। इसी में अगला पॉइंट दिया है कि तापमान बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, अणुओं का गतिज ऊर्जा बढ़ता है। इससे उन्हें आकर्षी बलों को दूर करने के लिए और अधिक ऊर्जा क्या हो जाता है, मिल जाता है। अब बड़ी संख्या में अणुओं क्या हो जाता है, वाष्प चरण में जाएंगे, मतलब वाष्प चरण अधिक होने लगता है, क्योंकि कण जो होता है उसको ऊर्जा मिल जाने से क्या होता है, और वाष्प अधिक मात्रा में होने लगता है। इस प्रकार वाष्प दाब क्या होता है, तापमान की वृद्धि के साथ क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्या होता है, बढ़ने लगता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा कि वाष्प दाब दिए गए खाली स्थान या तरल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। वाष्प दाब जो होता है, कंटेनर खाली रहे, कितना स्थान खाली है या तरल कितना उसमें भरा हुआ है, इस पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक बिंदु है, मतलब पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, तो पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। की पॉइंट देखें तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। समुद्र तल पर वाष्प का दबाव 100 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है। कितना होता है, वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है। इसीलिए यह वह तापमान है जिस पर क्या होता है, जल क्या होता है, उबलने लगता है। क्या होता है, जल उबलने लगता है। इसके कारण आवश्यक वाष्प तक पहुंचने के लिए आवश्यक तापमान
कम हो जाती है। क्या होता है? कम हो जाता है, क्योंकि हम समुद्र के तल से ऊपर उठते हैं। क्या होते हैं? समुद्र के तल से ऊपर उठते हैं, और तरल इसलिए क्या हो जाता है? कम तापमान पर उबलने लगता है। क्या होता है? कम तापमान पर उबलने लगता है। अगर इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो जल एक क्या है? अकार्बनिक, पारदर्शी, स्वादहीन, गंधहीन और लगभग रंगहीन रासायनिक पदार्थ है जो पृथ्वी के जलमंडल का मुख्य घटक है और सभी ज्ञात जीवों के तरल पदार्थ है। क्या है? सभी ज्ञात जीवों के तरल पदार्थ है। यह जीवन के सभी ज्ञात रूपों के लिए महत्वपूर्ण है, भले ही यह कोई कैलोरी या जैविक पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जल से किसी प्रकार का पोषक तत्व प्रदान होता है, तो आप बताइएगा जल से किसी प्रकार का पोषक तत्व प्रदान नहीं होता है। जल के लिए वाष्प का दबाव 100 डिग्री सेल्सियस पर एक वायुमंडलीय के मानक वायुमंडलीय दाब तक क्या होता है? पहुंच जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, तो जल का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट, केल्विन में 273 केल्विन होता है। क्या क्वथनांक? शुद्ध पानी का क्वथनांक घुलनशील पदार्थों जैसे चीनी, साधारण नमक मिलाने पर क्या होता है? बढ़ता है। मतलब शुद्ध अगर पानी है तो अगर उसमें क्या करें? चीनी या साधारण नमक मिलाते हैं तो क्या होता है? क्वथनांक क्या होता है? घुलनशील पदार्थ जैसे मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसे जिसमें द्रव होता है और स्थान घेरता है। क्या है? वह पदार्थ है। क्या है? पदार्थ ही है जिसमें द्रव्यमान होता है और क्या करता है? स्थान घेरता है। देखिए पदार्थ क्या होता है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ को किसी भी चीज़ के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्थान घेरता है, जिसका एक निश्चित क्या होता है? द्रव्यमान होता है। उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। सभी पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ को कम से कम एक उपपरमाणविक कण की आवश्यकता होती है। हालांकि अधिकांश पदार्थ परमाणुओं से क्या होता है? बना होता है। अधिकांश पदार्थ किससे बना होता है? परमाणुओं से ही बना होता है। हमारे आसपास का पदार्थ 3 अवस्थाओं में मौजूद होता है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस के बारे में देखते हैं। ठोस जो होता है, ठोस पदार्थ कसकर भरे हुए कणों से बना होता है। मतलब इसका अंतराणविक बल अधिक होता है, जिस कारण से इसे संपीड्य मतलब दबाया नहीं जाता है, क्योंकि इसका कण जो होता है आपस में घनत्व इसका क्या होता है? अधिक होता है, मतलब पास पास होता है, और ठोस रूप से क्या होता है? भरे रहते हैं। एक ठोस अपने आकार को बनाए रख सकता है क्योंकि कण स्वतंत्र रूप से नहीं हिल सकते हैं, लेकिन वे निश्चित स्थान कंपन कर सकते हैं। ठोस का जो कण होता है एक निश्चित स्थान पर क्या करता है? कंपन करता है, मतलब वाइब्रेट करता है, लेकिन हिल नहीं सकता है। तरल के बारे में क्या कहा गया है? तरल मतलब द्रव के बारे में। तरल पदार्थ उन कणों से बना होता है जो ढीले ढंग से क्या होता है? पैक होते हैं। इसका कोई आकार नहीं होता है, और जिस बर्तन में इसे रखा जाता है उसी बर्तन का क्या कर लेता है? आकार ग्रहण कर लेता है। कण एक तरल के भीतर स्वतंत्र रूप से क्या होता है? घूमते हैं, लेकिन वे सघन रूप से क्या होते हैं? भरे हुए रहते हैं। क्या होते हैं? भरे हुए रहते हैं। यही वजह है कि उनका एक स्थिर आयतन होता है। इसका स्थिर आयतन होता है, लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। किसका? द्रव का। तो गैसीय पदार्थ किसको बोलते हैं? गैसीय पदार्थ बहुत ढीले ढीले कणों से बना होता है, जिस कारण से इसका कोई विशिष्ट आकार और आयतन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्वापातन क्या होता है? ऊर्ध्वापातन क्या होता है? ऊर्ध्वापातन क्या किसको बोलते हैं? ऊर्ध्वापातन बोलते हैं जब कोई ठोस डायरेक्ट गैस दर में ना बदल के डायरेक्ट गैस में बदलता है तो उसके क्या बोलते हैं? उसको ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। किसी ठोस पदार्थ सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। इसका पॉइंट देखते हैं। ऊर्ध्वापातन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई
ठोस जो होता है द्रव्य बदलने बिना सीधे किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। द्रव्य ना बदल के डायरेक्ट किस में बदलता है, कोई ठोस डायरेक्ट सीधा वाष्प में बदलता है तो उसे क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन, इसमें क्या देखने को मिलता है, वाष्पीकरण देखने को मिलता है। बर्फ बिना पानी बने सीधे जलवाष्प में बदल जाती है। यह भी क्या है, एक प्रकार का वाष्पीकरण क्रिया है। कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये सब क्या किसका उदाहरण है, वाष्पीकरण का। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। निक्षेपण क्या होता है, यह गैस को ठोस में बदलने की क्रिया है। निक्षेपण, जब गैस को किस में कन्वर्ट करते हैं, ठोस में, तो उसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निक्षेपण। वाष्पीकरण किसको बोलते हैं, द्रव से गैस में बदलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। संलयन किसको बोलते हैं, ठोस से द्रव में बदलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, संलयन। संघनन किसको बोलते हैं, गैस को द्रव में बदलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, उपधातु पूछ रहा है कौन नहीं है, तो टीन जो है उपधातु नहीं है। नहीं तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक क्या है, उपधातु है, टीन उपधातु नहीं है। उपधातुओं की संख्या कितना है, उपधातुओं की टोटल संख्या 7 है। कितना है, 7 है। कौन कौन सा 7 है, हम बोल देते हैं। वो है बेरिलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। कितना है, टोटल 7 है। क्या हुआ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक क्या है, उपधातु है। टीन क्या है, एक प्रकार का धातु है। चलिए की पॉइंट में दिया हुआ है पहले से, क्या दिया हुआ, धातु, अधातु और उपधातुओं के बीच क्या दिया गया है, अंतर दिया गया है। धातु के बारे में क्या बोला गया है, धातु जो होता है क्या होता है, उच्च डिग्री वाले तत्व होता है। क्या होता है, उच्च डिग्री वाले व्यवहार, ये व्यवहार की दृष्टि से क्या होता है, उच्च डिग्री वाले तत्व होते हैं। क्या, धातु। अधातु तत्व का कोई धात्विक व्यवहार नहीं होता है। मतलब अधातु जो तत्व होता है उसका कोई धात्विक व्यवहार नहीं होता, मतलब अधातु की तरह काम करता है। उपधातु क्या होता है, कम धात्विक व्यवहारिक वाले तत्व होते हैं, इसमें धात्विक गुण नहीं होता। धातु आवर्त सारणी के किधर होता है, बायां पक्ष में। मतलब धातु जो होता है आवर्त सारणी के किस ओर होता है, बायां ओर होता है। अधातु किधर होता है, आवर्त सारणी के दायां पक्ष में होता है। कौन सी, अधातु दायां पक्ष में होता है। आवर्त सारणी में धातुओं और गैर धातुओं के बीच होता है, मतलब धातुओं और अधातुओं के बीच होता है उपधातु, जिसकी संख्या कितना है, उपधातु की संख्या टोटल 7 है। चलिए धातु के बारे में क्या बोलता है, धातु SPDF ब्लॉक में उपस्थित होता है। मतलब धातु चारों ब्लॉक में उपस्थित होता है, लेकिन अधातु जो होता है वो S और PA ब्लॉक में उपस्थित होता है। और उपधातु सिर्फ किस में उपस्थित होता है, P ब्लॉक में। धातु ऊष्मा और विद्युत का अच्छा क्या होता है, चालक होता है, बहुत ही अधिक चालक होता है। ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, बहुत ही कुचालक होता है, चालकता बहुत ही कम होता है। किसमें, अधातु में। उपधातु ऊष्मा और विद्युत चालकता की अच्छी, लेकिन धातुओं से कम होता है। ये भी होता है लेकिन इससे कम क्या होता है, धातु उपधातु से का थोड़ी ही मात्रा में क्या होता है, कम विद्युत धारा जाता है, इसीलिए क्या होता है, धातु से कम चालकता होता है। धातु के बारे में बोला गया है, बहुत कम वैद्युत ऋणात्मकता हो, वैद्युत ऋणात्मकता है। धातु का वैद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, बहुत कम होता है। और धातु का विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, सबसे अधिक होता है। मध्यवर्ती में रहता है किसका, वैद्युत ऋणात्मकता, उपधातु का। उदाहरण दिया गया है धातु का, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम, मैग्नीज, पोटेशियम, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, ये सब क्या है, और धातु का एग्जाम्पल है। और धातु में दिया गया है फ्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, वो धातु है।
उपधातु में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूमिनियम, एंटीमनी, बिस्मथ। टोटल कितना है? उपधातु संख्या 7 है और पी ब्लॉक में सिर्फ पाया जाता है। क्वेश्चन पूरा डिटेल करवाए हैं। आपको कैसा लगा? तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। ये जो 10 क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कराए हैं, आपको कैसा लगा क्वेश्चन का लेवल? कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और ये क्वेश्चन का सीरीज चलता रहेगा। क्या रहेगा? चलता रहेगा। किस एग्ज़ाम के लिए है? स्पेशल ग्रुप डी के लिए। किसके लिए? ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए क्या था? ये क्वेश्चन डिस्कशन किया गया था केमिस्ट्री का। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।